जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और टेरिटोरियल आर्मी से रिटायरमेंट के बाद एक सैनिक अपना सेकंड कैरियर यानी सेकंड जॉब के लिए डिफेंस सिक्योरिटी कोर को प्रीफर करता है। आज हम इस वीडियो में डिफेंस सिक्योरिटी कोर को ज्वाइन करने के लिए एज, एलिजिबल क्राइटेरिया, डिसिप्लिन क्राइटेरिया और साथ ही साथ जो सर्विस क्राइटेरिया है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। और डिफेंस सिक्योरिटी कोर में भी सर्विस करते हुए कितनी सर्विस मिनिमम कर सकता है और मैक्सिमम कितनी कर सकता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। आइए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रेजेंटली रिक्रूटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1 अप्रैल 2017 के बाद जो रिक्रूटमेंट है वो कंसर्न रेजिमेंट ओब्लिक कोर ट्रेनिंग सेंटर द्वारा किया जाता है। इससे पहले रिक्रूटमेंट है जो रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता था। आगे देखिए साथियों, सबसे पहले है जनरल में कि डीएससी का रोल क्या होता है। द रोल ऑफ डिफेंस सर्विस कोर इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू डिफेंस इंस्टॉलेशंस ऑफ द 3 सर्विसेज एंड सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी इसका जो प्राइमरी रोल है वो है तीनों सेनाओं के जो भी डिफेंस के इंस्टॉलेशंस है उनको सिक्योरिटी कवर देना, और साथ ही साथ डिफेंस के जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स है जैसे डीआरडीओ हो गया या ऐसा किसी भी प्रकार के जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स है उनको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करना। आगे देखिए कि डीएससी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और टीएसए कितना कितना परसेंटेज रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आर्मी से जो है डीएससी में 75% जवान आते हैं। उसके बाद जो नेवी से है वो 1% और टेरिटोरियल आर्मी से 24% जवान है जो डीएससी में एनरोल हो सकते हैं। आगे देखिए पोस्टिंग ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी कोर पर्सनल, यानी इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर रहती है। तो पोस्टिंग में आपको बता देता हूँ कि इनकी पोस्टिंग का जो सिलेक्शन है वो कमांड वाइज होता है। कमांड टू कमांड पोस्टिंग होती है। एक कमांड के एरिया में यदि एक पोस्टिंग काट लिया तो नेक्स्ट दूसरे कमांड के एरिया में जाएंगे। विद इन कमांड पोस्टिंग नहीं होगी, इंटर कमांड पोस्टिंग होती है। और एक बार ये जब आउटसाइड कमांड पोस्टिंग ले लिया तो सेकंड वाली जो पोस्टिंग है उस पोस्टिंग में ये देखिए यहां लिखा है कि कंपेशनेट ग्राउंड पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक बार किसी कमांड में एक पोस्टिंग अवेल किया है तो जो सेकंड जो पोस्टिंग रहेगी वो कंपेशनेट पोस्टिंग ले सकते हैं। और लास्ट पोस्टिंग ऑफ ए डिफेंस सर्विस कोर पर्सनल इज एज फार एज पॉसिबल द होम पोस्टिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ इज अर्लियर सर्विस प्रोफाइल। जब सर्विस कंप्लीट होने वाली होती है, जो सबसे लास्ट पोस्टिंग रहती है जो 3 साल की, उस दौरान बिल्कुल ही घर के नजदीक पोस्टिंग दी जाएगी। इससे पहले चाहे वो घर के पास में थे या नहीं थे, चाहे कहीं भी पोस्टिंग हो, उसको नहीं माना जाएगा। जैसे कि किसी का होम डिस्ट्रिक्ट में ही पहले डीएससी के कोर के जवान की पोस्टिंग थी और अब बिल्कुल 3 साल ही बचा है, तो ऐसा नहीं है कि घर के पास में थी तो नहीं दी जाएगी। बिल्कुल घर के नज़दीक जो लास्ट पोस्टिंग रहेगी, लास्ट लेग वाली, वो वहीं पे दी जाएगी। अब हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी डीएससी में एनरोल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। सबसे पहले तो जो करेक्टर है वो वेरी गुड या एग्जाम्पलरी होना चाहिए। डिसिप्लिन क्राइटेरिया में देखिए कि पर्सनल विथ नॉट मोर देन 1 रेडिंग एंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ फॉर्मर सर्विस, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सर्विस करके रिटायरमेंट होकर जो डीएससी में एनरोल होने के लिए जा रहे हैं तो उनकी लास्ट 5 ईयर में कोई भी रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन 2 रेडिंग एंट्रीज ड्यूरिंग द एंटायर फॉर्मर सर्विस, और जो पिछली सर्विस है पूरी सर्विस के दौरान 2 से ज़्यादा कोई भी रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए, वही डीएससी में एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल है। उसके साथ ही दोज पर्सनल हु हैव बीन अवार्डेड 1 रेडिंग एंट्री अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 48 फॉर इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन शब्द सभी समझते हैं, यदि उसके अंदर एक भी रेडिंग एंट्री हुई है लास्ट 5 ईयर में तो वो डीएससी में एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है डीएससी में एनरोलमेंट होने के लिए। अब आती है सर्विस क्राइटेरिया। तो पर्सनल फ्रॉम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शुड हैव रेंडर्ड मिनिमम 5 ईयर्स कलर सर्विस, यानी जो ग्रेचुटी के लिए सर्विस चाहिए होती है, जब 5 साल को एक जवान सर्विस करता है तो वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो कम से कम 5 साल आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के अंदर सर्विस किए हुए होने चाहिए। सर्विस काउंटेड फॉर पेंशन ऑब्लिक ग्रेचुटी इज ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। एक्स टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल शुड हैव रेंडर्ड 3 ईयर्स एम्बेडेड सर्विस विथ मिनिमम अटेंडेंस इन 7 ATC। तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए मिनिमम 5 साल होनी चाहिए, और वो जो 5 साल है वो सर्विस पेंशन और ग्रेचुटी, यानी उनके लिए जो कंडीशन होती है कि 5 साल सर्विस
इस प्रकार किया है कि वो पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए हकदार है, वही डीएससी में जा सकते हैं। साथ ही एक्स टीए जो हैं उनको कम से कम 3 साल सर्विस जो है टेरिटोरियल आर्मी में की हुई होनी चाहिए। साथ में उनको जो 7 ATC यानी एनुअल ट्रांजिट कैंप अटेंड किया हुआ सर्टिफिकेट उनके रिकॉर्ड ऑफिस से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब आते हैं साथियों मेडिकल कैटेगरी पर। मेडिकल कैटेगरी ऑफ ए पर्सनल सीकिंग री एम्प्लॉयमेंट इन डीएससी शुड बी शेप 1, यानी लो मेडिकल कैटेगरी पर्सन डीएससी में एनरोल नहीं हो सकते। और उसके आगे ये बताया है कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड और एट द टाइम ऑफ री कैटेगरी मेडिकल बोर्ड, यानी इस सेंटेंस के कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि डीएससी में एनरोलमेंट के टाइम पे एक जवान शेप 1 होना चाहिए। इसके साथ ही एक कंडीशन रखी हुई है अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम, यानी जो फॉर्मर सर्विस थी आर्मी एयरफोर्स नेवी की, उसके लास्ट 5 ईयर में यदि एडीसी के कारण लो मेडिकल कैटेगरी कोई जवान हुआ है तो वो डीएससी में एनरोलमेंट होने के लायक नहीं है। अब हम जानेंगे कि जो गैप है फॉर्मर सर्विस और डीएससी में ज्वाइन होने के बीच का वो कितना है। तो उसमें 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिटायरमेंट से लेके और डीएससी में जिस दिन जाके अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं एनरोलमेंट के लिए हाजिर हो जाते हैं, तो 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब आ गया साथियों एज क्राइटेरिया। तो 2 ट्रेड के लिए डीएससी में एनरोलमेंट होता है। सबसे पहला है सोल्जर जनरल ड्यूटी। इसके लिए जो मैक्सिमम 48 ईयर्स एज से ऊपर नहीं होना चाहिए और वो भी काउंट की जाएगी जिस दिन आपका स्क्रीनिंग होगा उस दिन। दूसरा जो ट्रेड है वो है सोल्जर क्लर्क डीएससी। इसमें जो मैक्सिमम एज रखा हुआ है वो है अप टू 50 ईयर ऑन द डेट ऑफ स्क्रीनिंग, यानी सोल्जर जीडी के लिए 48 ईयर्स मैक्सिमम और सोल्जर क्लर्क एसडी के लिए मैक्सिमम 50 ईयर्स एज तक ही एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल है। अगली क्वालिफिकेशन आ जाती है साथियों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा हुआ है। मिनिमम जो नॉन मैट्रिक होगा वो भी डीएससी में एनरोलमेंट हो सकता है, लेकिन उसको आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन यानी ACE 3 क्लियर किया हुआ होना चाहिए। और मैट्रिक एंड मैट्रिक अबव जो है कोई भी डीएससी में एनरोल हो सकते हैं। अब आता है साथियों की रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लर्क स्टाफ ड्यूटीज। इसके लिए कौन रीएम्प्लॉय हो सकता है? तो यहाँ पर साथियों जिसका ट्रेड आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंदर क्लर्क स्टाफ ड्यूटी था वही डीएससी में एनरोल हो सकते हैं और उनको कम से कम क्लास 3 क्लियर किया हुआ होना जरूरी है। इसके अलावा जो स्टोर कीपर टेक्निकल यानी SKT, क्लर्क स्टोर कंट्रोल ऑफ आर्मी एंड क्लर्क पे अकाउंट ऑफ एयरफोर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर री एनरोलमेंट अगेंस्ट क्लर्क वैकेंसीज, यानी ओनली क्लर्क स्टाफ ड्यूटी जिसका ट्रेड था वही डीएससी के अंदर एनरोल हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्स टीए पर्सन है उनके लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, क्योंकि काफ़ी एक्स टीए पर्सन को ये डाउट रहता है कि हम डीएससी में जा सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे आज आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ जो एक्चुअली आपके लिए रूल क्या है। देखिए सबसे पहले लिखा है कि एक्स टीए आर्मी पर्सनल ड्राइंग पेंशन फॉर देयर टीए सर्विस कैन नो बी एनरोल इनटू डीएससी कोर थ्रू हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन्स ऑब्लिक आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसेज, यानी जो एक्स टीए पर्सन है और जो टीए की पेंशन ले रहे हैं उनका रिक्रूटमेंट डीएससी में हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन या आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के थ्रू होगा। इसके साथ ही क्या कंडीशन है, री एनरोलमेंट इनटू डीएससी कोर फॉर एक्स टीए पर्सन हु आर नॉट ड्राइंग एनी टाइप ऑफ पेंशन विल बी कैरिड आउट बाय द रेस्पेक्टिव रेजिमेंटल सेंटर्स। और एक्स टीए जो किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं ले रहे हैं वो भी डीएससी में जा सकते हैं, लेकिन उनका एनरोलमेंट उनके रेस्पेक्टिव रेजिमेंटल सेंटर के थ्रू होगा। और इसके साथ में जो सर्विस की कंडीशन है, जो एम्बेडेड सर्विस किया है और साथ में जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स किए हैं, इनका सर्टिफिकेट टीए के रिकॉर्ड ऑफिस का कमांडिंग अफसर साहब इश्यू करेंगे। उस सर्टिफिकेट को एनरोलमेंट के टाइम पे अटैच करना है, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद ही आपका एलिजिबिलिटी काउंट किया जाएगा। अब देखिए कि टीए में यदि पूरी सर्विस करते हैं, सॉरी डीएससी में यदि पूरी सर्विस करते हैं, सर्विस करने के बाद में ग्रेच्युटी और पेंशन का इंटाइटलमेंट क्या होगा। तो जो रिवाइज टर्म्स ऑफ ग्रेच्युटी एंड पेंशन है वो डीएससी कोर के पर्सनल के लिए इस प्रकार होगी। सबसे पहले उनको मिलिट्री पेंशन एंड रिटेन डीसीआरजे इन विच केस दियर फॉर्मर मिलिट्री सर्विस शेल नॉट काउंट एज अ क्वालिफाइंग सर्विस, यानी 2 चीज़ के लिए यदि डीएससी में एनरोल हो रहे हैं और पहले ऑलरेडी 15 साल पुरानी आर्मी एयरफोर्स नेवी में करके आए हैं
और डीएससी में 10 साल हो गया तो 15 + 10 नहीं होगा डीएससी में। डीएससी में जिस दिन एनरोल हुए हैं उस दिन से सर्विस काउंटिंग स्टार्ट होगी, तभी आप यदि पुराना पेंशन ले रहे हो तो पुराने के लिए एलिजिबल रहोगे, और नई डीएससी में भी आपको 15 साल करोगे तो पेंशन मिलेगी, तभी आपको 2 पेंशन के लिए आप हकदार होंगे। अगली कंडीशन है, दे विल बी इंटाइटल टू सेकंड सर्विस पेंशन एंड डिस्चार्ज इस सर्विस इन डिफेंस सिक्योरिटी कोर इज 15 ईयर और मोर। यानी जो फॉर्मर सर्विस के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया था पेंशन लेने के लिए वही सेम डीएससी के लिए है। आप एज ए डीएससी में एनरोल हो रहे हो तो आप एज ए रिक्रूट एनरोलमेंट हो रहा है आपका, और आपको 15 साल करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी मैंने 15 साल किया है तो वो पेंशन मिल रही है तो यहाँ भी मैं 5 या 10 साल कर लूँगा तो एक पेंशन और स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। यहाँ भी आपको मिनिमम 15 ईयर सर्विस पेंशनेबल करनी पड़ेगी, तभी आपको डबल पेंशन के लिए आप हकदार होंगे। नेक्स्ट है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस टू अर्न सर्विस ग्रेजुटी इज 5 ईयर। सेम कंडीशन है जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए कॉम्पिटेंट सर्विस में थी, वही यहाँ पे एलिजिबल कंडीशन है कि मिनिमम 5 ईयर आप सर्विस करोगे तभी आप ग्रेजुटी के हकदार होंगे। और लास्ट है, इफ इंडिविजुअल डिजायर्स टू इंक्लूड हिज प्रीवियस मिलिट्री सर्विस। अच्छा, ये भी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि यदि पहले 12 साल कोई करके आ गया, यदि उसको इंक्लूड करना है डीएससी की सर्विस में तो जो पुराना सर्विस का बेनिफिट पूरा छोड़ना पड़ेगा, और जितना भी ग्रेच्युटी और जो डिस्चार्ज लिया है वो वापस रिफंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उसके बाद ही आप पुरानी सर्विस को डीएससी के अंदर काउंट करवा सकते हो, तो आप डीएससी की पेंशन के हकदार हो जाएंगे। तो मोस्टली 15 ईयर और अबव कोई करके आया तो ऐसा करेगा नहीं, लेकिन कोई 15 ईयर से कम करके आया है और जिसने ग्रेजुटी वगैरह गवर्नमेंट से ली है तो सबसे पहले उसे ग्रेजुटी वापस गवर्नमेंट को एमआरओ के थ्रू जमा करनी पड़ेगी, और उस सर्विस को डीएससी की सर्विस के साथ में काउंट करवा के 15 ईयर सर्विस करके सर्विस पेंशन के हकदार हो सकते हैं। फिर आप रिटायरमेंट जाते हो तो आपको अगेन ग्रेजुटी और डिस्चार्ज जो अदर टर्मिनल बेनिफिट है पूरे मिलेंगे। अब बात आती है साथियों की पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, यानी सर्विस कितनी लागू है, कितनी सर्विस इसमें करनी होती है। सबसे पहले जो सिपाही है वो इनिशियल टर्म सिपाही का 10 ईयर का होगा और वो 5 ईयर एक्सटेंडेबल है, और मैक्सिमम जो है 57 ईयर्स ऑफ एज तक सर्विस कर सकते हैं। तो कंडीशन आप अपने आप देख सकते हो, यदि कोई 48 ईयर्स में भर्ती हुआ है तो वो मैक्सिमम 9 ईयर्स ही सर्विस कर सकते हैं। सेकंड है जेसीओज के लिए इनिशियल टर्म 5 साल का है और एक्सटेंडेबल 5 साल का है। इनिशियल 5 साल का दिया, यदि सर्विस बचती है 5 नहीं भी बचती 3 बचती है तो 3 दी जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 57 ईयर एज तक ही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लेटरल एंट्री सूबेदार मेजर्स, इनके लिए जो इनिशियल टर्म है 4 ईयर है और अप टू 57 ईयर, यानी 57 से ऊपर डीएससी में कोई सर्विस नहीं कर सकते। अब डीएससी में एनरोल होने के बाद में सुविधा क्या क्या मिलेगी, यानी फैसिलिटी और वेलफेयर क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो डीए आपको जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी की सर्विस में मिलता है सेम आपको डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल है। उसके साथ ही आपको 45 डेज एनुअल लीव और 15 दिन के जो लीव लागू है। फिर आपको एलटीसी यानी वारंट लागू है। इसके साथ ही पर मंथ जो हेल्थ अलाउंस है पीएमएचए पर्सनल मेंटेनेंस एंड हाइजीन अलाउंस वो लागू है। उसके बाद आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस करंट रेट के अकॉर्डिंग 27,000 पर चाइल्ड पर ईयर लागू है। साथ ही रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस। नेक्स्ट आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि एक्टिव सर्विस के दौरान दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको डीएससी में मिलेगा। उसके साथ ही राशन का भी यहाँ पे इंटाइटलमेंट सेम रहेगा। और बेनिफिट अंडर आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन रिलीफ फंड जो आवा है जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए लागू है वैसे ही डीएससी के लिए भी लागू है। और बेनिफिट्स अंडर एसआई यानी जो एजुकेशन स्कॉलर स्कीम है आर्मी की, उसमें बच्चों को जो ग्रांट दिया जाता है मेरिट बेस के आधार पर वो भी यहाँ पे लागू है। और बाकी जो अम्यूनिटीज यानी सुख सुविधाएं हैं वो आर्मी के पर्सनल के अकॉर्डिंग ही डीएससी में भी लागू है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस रहेगा वो इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्स आर बीइंग मेंटेन्ड एट ऑल आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, यानी सभी एआरओ पर डीएससी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन मेंटेन किया जाता है जहां पर एक्स सर्विसमैन अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे डीएससी में एनरोलमेंट के लिए। द एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन द नेम इंडिकेट्स इट्स विलिंगनेस अवेलेबिलिटी फॉर एनरोलमेंट, यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो इसका मतलब आप जब तक आपकी एलिजिबिलिटी है आप एनरोलमेंट के लिए विलिंग है। और जब भी वैकेंसी आएगी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन जो किया हुआ है उसमें पहले जिसने रजिस्ट्रेशन किया उनका नंबर पहले आएगा, आपको कॉल लेटर आएगा, आप जाके वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद है डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी अलॉटेड टू हेडक्वार्टर आरजेड रिक्रूटिंग जोन और आर्मी रिक्रूटिंग जोन रेजिमेंटल सेंटर्स द कैंडिडेट आर इंटीमेटेड एज पर द सीनियरिटी मेंटेन इन द रजिस्टर्ड ड्यूरिंग स्टेज 1। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जो रजिस्टर मेंटेन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वैकेंसी के बेस के आधार पर कॉल लेटर जाएगा और उनको स्टेज 1 में सीनियरिटी के अंदर बुलाया जाएगा। एंड आस्क टू रिपोर्ट टू रेस्पेक्टिव एआरओ फॉर फिजिकल एंड मेडिकल स्क्रीनिंग द डे द एक्स सर्विसमैन रिपोर्ट टू द आरओ
बेस्ड ऑन द कॉल लेटर इज द डे ही इज कंसिडर्ड टू हैव रिपोर्टेड फॉर री एनरोलमेंट। यानी जो आपका एज काउंट किया जाएगा और जो गैप काउंट किया जाएगा 2 साल का, वो इस दिन तक काउंट किया जाएगा। इस दिन यदि आपका 2 साल से ज़्यादा नहीं है तो आप एलिजिबल है। अब आता है साथियों फिजिकल क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ये निकलेगा कि 2 साल का जो गैप है उस दौरान हमने एआरओ में भी रजिस्ट्रेशन किया और सेंटर में भी, तो एआरओ में भी आपने अपना अटेंडेंस दर्ज करवाना है कि मैं विलिंग हूँ डीएससी में एनरोलमेंट के लिए, और आप अपने रेस्पेक्टिव रेजिमेंटल सेंटर में जाके वहाँ पे भी अपनी सीनियरिटी जो है मेंटेन करवा सकते हो। रजिस्टर वहाँ पे खुले होंगे, आप जब जाके अपनी अवेलेबिलिटी दर्ज करवाएंगे कि मैं रिक्रूटमेंट के लिए विलिंग हूँ, और साथ में आप अपना डिस्चार्ज बुक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और विलिंगनेस सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, साथ में ही डीएससी में एनरोलमेंट की जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो आपका वहाँ पे सीनियरिटी में नाम एंटर हो जाएगा। जब भी रिक्रूटमेंट आएगा तो आपको कॉल किया जाएगा, आप जाके अपना रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आगे का जो प्रोसीजर है उसमें फिजिकल क्राइटेरिया जो रहेगा वो डीएससी के लिए फिजिकल क्राइटेरिया आपका कोई अलग से चेक नहीं किया जाएगा। जो आप इनिशियल पहले की सर्विस में जब हुए थे एनरोलमेंट उसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया था उसी को यहाँ पे मान लिया जाएगा। फिर आपका एक टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट जिसको पीपीटी बोलते हैं, वो आपका स्क्रीनिंग के टाइम पर टेस्ट होगा। फिर आता है मेडिकल टेस्ट, तो इस समय आपको एक डॉक्टर द्वारा आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, और जो भी नज़दीकी मिलिट्री हॉस्पिटल होगा वहाँ से आपको हेमोग्राम, उसके बाद कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद चेस्ट एक्सरे और ईसीजी, ये रिपोर्ट्स आपको एमएच से करवा के वहाँ पर प्रोड्यूस करनी होगी। इन रिपोर्ट में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एनरोलमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और अदरवाइज जो डॉक्टर बताएंगे डिसीजन वो इसके ऊपर फाइनल होगा। इसके साथ ही यहाँ पे बताया है कि स्क्रीनिंग ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट रिलीज, जब रिक्रूटमेंट रिलीज होती है डीएससी की तो उसमें मेडिकल स्क्रीनिंग हो सकती है, मतलब मेडिकल जो कंडीशन मेडिकल जांच हो सकती है अगेन। और फाइनल इसके अंदर है कि जो ऑप्शन है वो आप कब सबमिट कर सकते हो। यदि एक सर्विस के दौरान किसी की रिटायरमेंट डेट आ जाती है, वो चाहे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, चाहे कलर सर्विस है, कैसे करके आर्मी एयरफोर्स नेवी के सोल्जर की रिटायरमेंट डेट आ जाती है, तो रिटायरमेंट की डेट से 6 महीने पहले तक अपना डीएससी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यूनिट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एप्लीकेशन कमांडिंग अफसर के थ्रू साइन करवा के और आपने रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवानी है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और सर्विस रिटायरमेंट होने के बाद भी आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है अपने रेजिमेंटल सेंटर में सबमिट कर सकते हैं। तो प्रोसीजर सबसे पहले यही रहेगा कि आपको एआरओ और आपके रेजिमेंटल सेंटर में अपना डीएससी में विलिंगनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना कंपलसरी है। जब भी रिक्रूटमेंट रैली आएगी तो वैसे तो सबको एनवायरमेंट में पता चल ही जाता है, इसके बावजूद भी आपको कॉल किया जाएगा, आप उस रिक्रूटमेंट रैली के दौरान अवेलेबल होइए और अपना जो भी नेसेसरी स्क्रीनिंग है जिसमें फिजिकल और मेडिकल वो करवाइए। आप एलिजिबल पाए जाएंगे तो डीएससी में आप एनरोल हो सकते हैं। जो सेकंड कैरियर के लिए जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनका अभी तक 2 साल नहीं हुआ है, उनको मेरा सजेशन यह है कि डीएससी से बेस्ट जॉब नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें यदि आप 15 ईयर पहले वाली का पेंशन डीए ले रहे हो, यहाँ भी अगेन आप 15 ईयर करोगे तो आप पेंशन और डीएनएस अलाउंस आप लाइफ टाइम आप हकदार हो जाएंगे। आपको प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से 80,000 के लगभग पेंशन पर मंथ, दोनों यदि डीएससी प्लस एक्टिव आर्मड फोर्सेस का जॉब करके कोई आया है तो दोनों पेंशन लेने के हकदार हो जाते हैं। तो इस प्रकार साथियों हमने आज कंप्लीट जानकारी ली है डिफेंस सिक्योरिटी कोर में ज्वाइनिंग से लेके रिटायरमेंट तक का। तो जो जो एलिजिबल है जाइए रजिस्ट्रेशन करिए, कहीं आपके जो 2 साल का गैप है वो पूरा ना हो जाए। तो इस वीडियो में हम आज इतनी जानकारी लेंगे, अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे रूबरू होंगे। और कृपया वीडियो को लाइक व अन्य जो ज़रूरतमंद अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर कर दें, और चैनल को यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियोज़ लेके आने वाले हैं जो कि आपके फ़ायदे की बात होगी। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।